हेलो गाइस, मैं हूं वली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जो वीडियो लेके आया हूँ बेसिकली क्रूड ऑयल की ही जस्तुजो को लेके है, जो कि इंडिया की तरफ से जारी है। और ज़रा टाइटल नोट कीजिएगा कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की तरफ से कोई फेवर नहीं मिला। इंडिया को खुद जुगाड़ करना पड़ गया। इंडिया के पास अब टैंकर शिप्स हैं। तो टैंकर शिप्स हैं, इसका मतलब कि शिप्स के साथ टैंक्स हैं। टैंक्स का मतलब कि ऑयल टैंक्स हो सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। पहले इस वीडियो को देखते हैं, ये इंडियन अफेयर्स का वीडियो है, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं। भारतीय सरकार के लिए सस्ता क्रूड ऑयल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत अजरबैजान से भी छोटी छोटी क्वांटिटी में क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। वही अजरबैजान जिसने अर्मेनिया के ऊपर हमला किया था। भारत पिछले कुछ समय से अर्मेनिया को लगातार हथियार बेच रहा है। कई सारी डिफेंस डील्स भी साइन हो रही हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत की अर्मेनिया के साथ इंटरेक्शंस काफी क्लोज हो रही हैं। लेकिन सस्ता क्रूड ऑयल इस समय भारत की नंबर 1 प्रायोरिटी है। अजरबैजान से भी क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। क्रूड ऑयल महंगा होने के कारण पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल सबकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कॉस्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। ऐसे में क्रूड ऑयल की कीमतें जितनी नीचे रहें, भारत के लिए उतना ही अच्छा है। भारत तो पहले ही अमेरिका के कारण लिए गए एक फैसले से काफी पछता रहा है। हमने अमेरिका की रिक्वेस्ट के ऊपर ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है, वरना अगर ईरान का क्रूड ऑयल मार्केट में होता तो भारत को सस्ते क्रूड ऑयल के लिए दुनिया भर में धक्के नहीं खाने पड़ते। क्रूड ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में आसमान छू रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला के साथ नेगोशिएशंस में तेजी अभी तक नहीं लाई है। अगर इन दोनों देशों का क्रूड ऑयल मार्केट में आ जाता है तो सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में होती, और ये सऊदी अरब और ओपेक देश जो अपनी मनमानी कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। उल्टा रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाकर क्रूड ऑयल मार्केट में डिसरप्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप की नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन शुरुआत में उसमें बस G7 के देश शामिल थे। लेकिन अब इसमें G7 के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के 27 देश और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। अमेरिका और जापान G7 के मेंबर्स हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने बाहर से समर्थन देने की घोषणा की है। यानी क्वाड में जो भारत के बाकी 3 पार्टनर हैं, उन्होंने भी रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप को समर्थन देने का फैसला किया है। कुल मिलाकर दुनिया के 32 देशों ने घोषणा कर दी है कि वो रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये देश चाहते थे कि भारत भी इनके द्वारा निर्धारित रशियन ऑयल के ऊपर $60 पर बैरल की प्राइस कैप को फॉलो करे, लेकिन भारत की तरफ से जो इनको जवाब दिया गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने साफ कहा है कि भारत सभी देशों से क्रूड ऑयल खरीदते रहेगा, जिसमें रशिया भी शामिल है। भारत ने कहा कि हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए दुनिया के किसी भी देश से क्रूड ऑयल परचेज करेंगे। रशिया तो एक सप्लायर है। भारत इस समय तकरीबन 30 देशों से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। हम रशिया से भी बाकियों की तरह क्रूड ऑयल परचेज करते रहेंगे। भारतीय सरकार ने कहा है कि ईरान और वेनेजुएला के ऑयल की तरह रशियन ऑयल के ऊपर पूरी तरह से सैंक्शंस नहीं लगे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज ना करो। बात प्राइस कैप की हो रही है, तो अगर शिपिंग का इंतजाम हो जाए और अगर इंश्योरेंस और फाइनेंसिंग G7 या फिर यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए तो कोई भी देश रशियन ऑयल खरीद सकता है, और भारत भी वही कोशिश करेगा। भारतीय सरकार के ऑफिशियल ने कहा है कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अगर हम रशियन ऑयल के लिए शिप का इंतजाम कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और पेमेंट का मोड देख लें तो बड़ी आसानी से रशियन ऑयल खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, यानी रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप से भारत बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं है। और जहाँ तक बात है शिपिंग की, तो रशिया और भारत ने ऑयल टैंकर शिप्स का इंतजाम शायद से कर लिया है, तभी भारत इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। उल्टा दिसंबर महीने के लिए जब प्राइस कैप लागू हो रही है, भारत की तरफ से रशियन ऑयल के और भी ज्यादा शिपमेंट्स के ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं। अक्टूबर महीने में भारत ने अपनी जरूरत का 21% क्रूड ऑयल रशिया से परचेज किया था। नवंबर का भी डेटा सामने नहीं आया है। खैर, आपको क्या लगता है कि ये जो यूक्रेन युद्ध हो रहा है, इसमें फाइनली कौन से देश को हार माननी पड़ेगी, यूक्रेन या फिर रशिया को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ये एक बड़ा अलग सवाल हो गया इनके पूरी वीडियो से हटके कि कौन सा देश जो है वो हार मानेगा। मोस्ट प्रोबेबली देखें, रशिया तो बहुत बड़ा जाइंट है, वो तो नजर ही आता है, और यूक्रेन है छोटी सी समझने के एक अथॉरिटी, एक मुल्क है ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि वो वेस्टर्न फेवर में ज्यादा है तो उस वजह से रशिया के उसके साथ मसले हैं। तो जब तक ये वेस्टर्न देश जो इसको पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी किस्म की पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल, समझ लें आप, जो चीजें रशिया के अंदर बैन की गई है ना, वो चीजें वहां पे बैन नहीं की गई यूक्रेन के अंदर, और उनको बहुत सपोर्ट है, इंटरनेशनली बहुत सपोर्ट है। आजकल तो हाल ये है कि अपवर्क के पे यानी कि जो काम करते थे लोग, फ्रीलांसर जो काम करते थे, वो भी रशिया के बैन हो चुके हैं, और यूक्रेन वालों को बहुत सपोर्ट दी जा रही है उस सिलसिले के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा जॉब उधर ही भेजी जा रही है। ये सिर्फ अपवर्क का मामला नहीं, जितनी भी इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट हैं, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज की ज्यादातर जिसके CEOs वहाँ के हैं या जो वहाँ पे ओरिएंटेड हैं,
वो सबसे ज़्यादा जो है वो यूक्रेन को इस वक्त जंग के हालत में सपोर्ट कर रही हैं। तो देखते हैं सपोर्ट कब तक जारी रहता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज ने ये किया है, और इसी वेबसाइट की बात नहीं करके है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने बायकॉट कर दिया है रशिया का, और यूक्रेन को फुल सपोर्ट जारी है। अब देखना ये कि कब तक चलता रहता है, कितना लंबा सस्टेन कर सकते हैं यूक्रेन के साथ। और रशिया, क्योंकि रशिया को बड़ा फायदा ये हासिल है कि रशिया बिल्कुल चुपका हुआ ही है। एक तरह से देखें तो वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। अपनी जो जोग्राफियाई लोकेशन है ना उसकी बहुत तगड़ी है इस वक्त, और वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है इस सिलसिले में। रही बात क्रूड ऑयल की, कि क्रूड ऑयल इंडिया जो है इधर उधर हाथ पांव मार रहा है, तो देखिए भाई सीधी सी बात है, इंडिया के डायनामिक्स और बाकी मुल्कों के डायनामिक्स डिफरेंट है। ये लोग हाथ खींच सकते हैं, इंडिया नहीं खींच सकता। इंडिया के कहते हैं ना बच्चे बहुत हैं, इंडिया के पास बहुत सारे लोग हैं। कहते हैं ना कि माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए फ्रूट जमा करती है, लेकिन जब बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो माँ की जो है वो कोशिशें भी ज्यादा है ना, उसी हिसाब से ज्यादा है। इसमें ये नहीं है कि भाई वो इंडिया बायकॉट नहीं कर सकता, इंडिया इन चीजों का बायकॉट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि उसकी जरूरियात पूरी ना हो जाए। और आज अभी जो दौर चल रहा है, आगे जो दौर आ रहा है, ये बहुत खतरनाक है। सिर्फ ऑयल को लेके बहुत खतरनाक है। इन्फ्लेशन, ये जो कह रहे हैं ना, इन्फ्लेशन इज जस्ट नॉट इन्फ्लेशन, ये मेगा इन्फ्लेशन होगा अभी जो होने वाला है। आगे जो आगे की सूरत हाल है, ऐसे हाथ पांव नहीं मारे जा रहे हैं इंडिया की तरफ से। रिसेशन अभी आ चुका है, हम लोग भुगत चुके हैं, उसके बाद ये इन्फ्लेशन आया है। अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, हम लोग उसी के अंदर हैं, मतलब कि इन्फ्लेशन के अंदर ही ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। आप यही समझे कि अभी हम प्रॉस्पर हैं, इन्फ्लेशन के अंदर ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। इंडिया हाथ पांव मार रहा है, इसलिए इंडिया थोड़ा प्रॉस्परस दिखाई दे रहा है, वरना इस वक्त बड़े बड़े मुल्कों की हवा टाइट हो चुकी है, और आगे आने वाला जो इन्फ्लेशन है उसकी ये तैयारी हो रही है। और उम्मीद है कि सफलता मिल जाएगी, जिस तरह के इस वीडियो के अंदर दिखाया। तो उम्मीद है कोई ऐसा बड़ा मसला होगा नहीं, जब तक गवर्नेंस अच्छे हाथों में है ना, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चलें गाइस, लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिए, और कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कर दिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।